हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के जो एग्रीकल्चर, उसमें हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 4 पोषक तत्व एवं उर्वरक। पिछले कुछ वीडियो में इस पार्ट का जो इस अध्याय का जो पहला पार्ट था पोषक तत्व, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर अपन ने कल से उर्वरक के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें दूसरा पार्ट है उर्वरक, जिसमें अपन ने उर्वरक का महत्व अपन ने पढ़ा था। उर्वरक के वर्गीकरण भी अपन ने शुरू कर दिए थे, ठीक है। फिर अब पोषक तत्वों के आधार पर अपन ने क्या किया था, कल एक वर्गीकरण पढ़ा था जिसमें सरल उर्वरक, संयुक्त उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, 3 प्रकार के उर्वरक पढ़े थे, वो भी प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 प्राथमिक पोषक तत्व थे, ठीक है। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रण के आधार पर। प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रण के आधार पर क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं उर्वरक का वर्गीकरण। प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रण के आधार पर। प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रण के आधार पर अपन क्या पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं उर्वरक के प्रकार, ठीक है। इस आधार पर उर्वरक को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो निम्न विश्लेषण उर्वरक और एक उच्च विश्लेषण उर्वरक। इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो निम्न विश्लेषण उर्वरक और एक है हमारे जटिल विश्लेषण उर्वरक। क्या होता है इनमें, देखिए। निम्न विश्लेषण उर्वरक में क्या होता है, इसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो 25% से कम होती है, अर्थात बहुत ही कम होती है। प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा 25% से कम होती है, ठीक है। जैसे सिंगल फॉस्फेट, जिसमें 16% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16% से कम होती है, 16% होती है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है, 25% से कम होती है, उसे निम्न विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम सिंगल फॉस्फेट, जिसमें 16% तो क्या होती है, हमारी 16% तो क्या होती है, फास्फोरस होती है, P2O5 के रूप में, ठीक। फिर सोडियम नाइट्रेट, Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट होता है, जिसमें 16% क्या पाई जाती है, हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। 25% से इनकी मात्रा क्या है, कम है, इसीलिए इनको निम्न विश्लेषण उर्वरक अपन कहते हैं। उच्च विश्लेषण उर्वरक इसका जस्ट उल्टा, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, 25% से अधिक होगी, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा
25% 25% से अधिक होती हैं, 25% से क्या होती है, अधिक होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यूरिया में 48% नाइट्रोजन होती है। यूरिया में क्या होता है, यूरिया में 48% नाइट्रोजन होती है। 48% तो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट ले ले अपन, जिसमें क्या होती है 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस पे P2O5 होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट ले ले, जैसे अमोनियम अगला एग्जांपल अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, जिसमें 20% तो नाइट्रोजन होती है और 20% तो क्या हो जाती है, फास्फोरस होती है। 20% नाइट्रोजन व 20% क्या होती है, P2O5, ठीक है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होती है। तो टोटल ये क्या हो गई, 20 और 20 40, अर्थात 25% से क्या अधिक है। तो ये जो उर्वरक है अमोनियम फॉस्फेट वो उच्च विश्लेषण उर्वरक में आता है, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड अपन ले लें, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो 58.60% तक होती है, अर्थात लगभग 58 से 60% तक होती है पोटेशियम ऑक्साइड। और पोटेशियम किसके रूप में होती है, ऑक्साइड के रूप में होती है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रण के आधार पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। इसके बाद भौतिक अवस्था के आधार पर किसको, उर्वरकों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब दो भागों में क्यों, भौतिक अवस्था तो 3 होती हैं, एक तो ठोस, द्रव और गैस, लेकिन उर्वरक कभी गैसीय अवस्था में होते नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, अर्थात ठोस उर्वरक और द्रव उर्वरक, ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर उर्वरक कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। एक ठोस उर्वरक और एक होता है द्रव उर्वरक। ठोस उर्वरक और एक है हमारा द्रव उर्वरक। ठोस उर्वरक और द्रव उर्वरक, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, ठोस उर्वरक के रूप में क्या पाया जाता है, एक तो धूल चूर्ण, ठीक है। धूल की जो चूर्ण होती है उस प्रकार के ठोस के रूप में, जैसे एग्जाम्पल जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। इसमें देखिए पहला धूल चूर्ण के रूप में क्या होता है, जिप्सम, सिंगल सुपर फॉस्फेट, नेक्स्ट जैसे क्रिस्टल के रूप में, दानेदार के रूप में, ठीक है। क्रिस्टल अर्थात बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में, जैसे अपन ढगले के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल के रूप में क्या पाया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट उसका उदाहरण है। क्रिस्टल ठोस अवस्था के रूप में जैसे अमोनियम सल्फेट,
ये क्रिस्टल दानों के रूप में। तीसरा है दानेदार। दानेदार ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे यूरिया, डाइअमोनियम सल्फेट, तो डाइअमोनियम फास्फेट, जैसे यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाइअमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए हमारा, जैसे कणाकार, कण के रूप में, छोटे छोटे बारीक से कणों के रूप में, जैसे हॉलैंड ग्रेन्यूल, ये भी एक प्रकार का उर्वरक है। ठीक है, कणाकार जैसे हॉलैंड ग्रेन्यूल, पांचवा देखिए उच्च कणाकार अर्थात बड़े बड़े कणों के रूप में, जैसे यूरिया सुपर ग्रेन्यूल। उच्च या बड़े कणों के रूप में उच्च कणाकार ठोस अवस्था के रूप में कौन सा उर्वरक है, जैसे सुपर हॉलैंड ग्रेन्यूल, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल। छठा देखिए, जैसे ब्रिकेट के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरिया ब्रिकेट के रूप में, जैसे यूरिया ब्रिकेट्स, ये हमारे कुछ उर्वरक होते हैं ठोस प्रकार के। अब पढ़ते हैं द्रव अवस्था। ठीक है, ये सीधे या सिंचाई के साथ दिए जाते हैं। द्रव का खासियत क्या होती है कि ये या तो डायरेक्ट सीधे ही खेत में दे दिए जाते हैं हमारी खड़ी फसल में या ऐसे पे, या फिर इसको सिंचाई के पानी के साथ मिक्स करके खेतों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सीधे या सिंचाई के जल के साथ उपयोग करते हैं, अर्थात या तो सीधे या फिर डायरेक्ट इन उर्वरकों को द्रव रूप में होने के कारण इनको खेतों में दे देते हैं, या फिर सिंचाई के जल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनको संभालने में आसानी भी होती है और इसमें श्रम भी कम लगता है, मेहनत मजदूरी भी अपन को कम लगती है। ठीक है, ये संभालने में आसानी, इनका रख रखाव आसानी से हो सकता है हमारे घरों में। ठीक है, वह श्रम कम लागत। ठीक है, श्रम भी कम लगता है। अब इन द्रव उर्वरकों को भी क्या दो भागों में बांटा गया है, एक स्पष्ट द्रव उर्वरक और एक होता है निलंबन द्रव उर्वरक। ठीक है, देख इनको दो भागों में बांटा गया है, एक स्पष्ट द्रव उर्वरक और एक होता है हमारा निलंबन द्रव उर्वरक। ये दोनों की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए स्पष्ट द्रव उर्वरक क्या होता है, जिसमें जब क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक पानी में क्या होते हैं पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ठीक है, पूरा उस उर्वरक में जो भी उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है पानी के साथ वो पूरी घुल जाती है, तो उसे अपन स्पष्ट द्रव उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते
तो वो क्या कहलाते हैं, स्पष्ट द्रव उर्वरक। और उर्वरक सामग्री का जो कुछ अंश महीन कणों के रूप में निलंबन अवस्था में रहता है तो इसे निलंबन द्रव उर्वरक कहते हैं। ठीक है, इसमें उर्वरक सामग्री का कुछ अंश महीन कणों के रूप में निलंबन अवस्था में रहता है। कुछ अंश महीन कणों के रूप में निलंबन अवस्था में रहता है, निलंबन अवस्था में रह जाता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले एक बार आप इसका। इसके बाद अगला प्रकार पढ़ते हैं अपन भौतिक अवस्था के आधार पर, तो हो गया। देखिए, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, तो जैसा पोषक तत्व होगा उसकी उपस्थिति के आधार पर क्या होंगे, ये हमारे उर्वरक होंगे। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उर्वरक। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उर्वरक। अब कुछ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं। ठीक है, पहले इसमें श्रेणियां अपन कह सकते हैं। पहला प्रकार है इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक से ही हमें पता चलता है जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, पहला है हमारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में किसी ना किसी यौगिक के रूप में नाइट्रोजन हमेशा उपस्थित रहेगी। ठीक है, नाइट्रोजन विद्यमान रहती है, इस वर्ग के यौगिकों में नाइट्रोजन विद्यमान रहती है। ठीक है, इस वर्ग के यौगिकों में नाइट्रोजन विद्यमान रहती है, चाहे वो किसी भी यौगिक से जुड़कर हो, अन्य कोई भी तत्व उसमें जुड़ा हो, लेकिन नाइट्रोजन एक पक्का इसमें रहेगा। इसको भी आगे कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए, इसको आगे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कौन कौन से? पहला है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक का मतलब क्या है कि उसपे जो नाइट्रोजन होगी वो नाइट्रेट के रूप में विद्यमान रहती है। पहला है हमारा नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, इसमें हमेशा से ही क्या होगा, जो नाइट्रोजन होगी सदैव नाइट्रेट के रूप में होती है। इसमें नाइट्रोजन सदैव नाइट्रेट के
रूप में होती, नाइट्रेट के रूप में सदैव उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले ले सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फाइड। ठीक है, एग्जांपल जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनिया में तो खुद नाइट्रोजन होती है, सॉरी। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट। इनमें किसी ना किसी रूप में, जैसे सोडियम के साथ नाइट्रेट के रूप में NO3 के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित है, कैल्शियम नाइट्रेट में NO3 के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित है, पोटेशियम नाइट्रो के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित है। किसी ना किसी रूप में तो क्या होगा, नाइट्रोजन उपस्थित होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा प्रकार है अमोनियम उर्वरक। ठीक है, अगला है हमारा अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक में क्या होता है, देखिए, इसमें सदैव नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में या अमोनियम के रूप में उपस्थित होती है। नाइट्रोजन सदैव अमोनियम के रूप में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला है हमारा अगला एमाइट नाइट्रेट उर्वरक का ले लेते हैं पहले। नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन हमेशा उपस्थित रहेगी। इसको नाइट्रेट व अमोनियम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, अर्थात इसमें दोनों मिक्सचर के रूप में रहेगी, नाइट्रेट भी होगी और नाइट्रोजन दोनों मिक्स के रूप में रहेगी। नाइट्रेट व अमोनियम युक्त नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन अमोनिया एवं नाइट्रेट दोनों के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया व नाइट्रेट दोनों के रूप में उपस्थित होती है। जैसे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये एक एग्जांपल है जिसमें अमोनिया भी है और नाइट्रेट भी है। इसी तरह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, जैसे
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चौथा है हमारा एमाइड के रूप, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं एमाइड उर्वरक, एमाइड उर्वरक, एमाइड उर्वरक, ठीक है, एमाइड उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन सदैव एमाइड के रूप में होता है, ठीक है, नाम से पता चलता है, इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, ये होता है हमारे उर्वरकों का वर्गीकरण किसके आधार पर, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, जिसमें पहला था नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के आधार पर। अगला अपन देख लेते हैं जैसे फास्फोरस युक्त उर्वरक, ठीक है, ये तो था नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, अगला देखते हैं अपन फास्फोरस युक्त उर्वरक। अगला है हमारा फास्फोरस युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, इसमें हमेशा से ही क्या पाई जाती है, हमेशा ही फास्फोरस प्रदान करने वाले उर्वरक आते हैं। इसमें फास्फोरस प्रदान करने वाले उर्वरक आते हैं, फास्फोरस प्रदान करने वाले उर्वरक आते हैं। देखिए, अब इन फास्फोरस युक्त उर्वरकों को भी अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो फास्फोरस वे उर्वरक जो जल विलय हो, ठीक है, जल विलय फास्फोरस उर्वरक, साइट्रेट विलय फास्फोरस उर्वरक, और एक जल व साइट्रेट दोनों में अविलय फास्फोरस उर्वरक, ठीक है। 3 भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से, एक जल विलय, एक साइट्रेट विलय, और एक हो जाएगा हमारे जल व साइट्रेट दोनों में अविलय उर्वरक। एक जल विलय फास्फोरस उर्वरक, एक साइट्रेट विलय फास्फोरस उर्वरक, एक जल व साइट्रेट दोनों में अविलय फास्फोरस उर्वरक। दोनों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, ठीक है, दोनों में अविलय होते हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब नाम से ही पता चल रहा है वे फास्फोरस उर्वरक जो जल में विलय होते हैं, जो साइट्रेट में विलय, और जल व साइट्रेट दोनों में अविलय होते हैं। तो इनमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन इनके एग्जाम्पल अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर सुपर फॉस्फेट, किसमें, जल में विलय फास्फोरस उर्वरक कौन से हैं, सिल्वर सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, सिल्वर सुपर फॉस्फेट,
जैसे सिल्वर, सुपर फॉस्फेट, सिल्वर सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जल में अगर विलय होंगे तो जैसे ही जड़ों द्वारा पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होगा तो उन जल के साथ क्या होंगे, ये फास्फोरस युक्त उर्वरक आराम से चले जाएंगे, पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी बात। पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइट्रेट युक्त उर्वरक। ठीक है, जैसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये पौधे को मध्यम उपलब्धता होती है, थोड़े कुछ तो प्राप्त होते हैं जो साइट्रेट में युक्त विलय वाले होते हैं फॉस्फेट उर्वरक, वो थोड़ा मात्रा में प्राप्त होते हैं, ना तो पूरे प्राप्त होते हैं, ना ही ऐसा होता है बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होते। ठीक है, जैसे डाई सल्फेट फॉस्फेट, ठीक है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये एग्जाम्पल है सब। ठीक है, जैसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये पौधे को मध्यम उपलब्धता होती है, ठीक है। तीसरा है, देखिए जल व साइट्रेट दोनों में अविलय फास्फोरस उर्वरक कौन से हैं। देखिए सेल फॉस्फेट, एग्जाम्पल के लिए देख ले अपन सेल फॉस्फेट। ठीक है, हड्डी की जो खाद होती है, हड्डी की खाद आता है, जो चूर्ण होता है हड्डियों का। ठीक है, सेल फॉस्फेट हड्डी की खाद, एग्जाम्पल के लिए देखिए सेल फॉस्फेट हड्डी की खाद, ठीक है। ये पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं और लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं उर्वरक डालान पर से पौधे द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, नहीं, ये पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं और क्या करते हैं, लंबी अवधि की फसलों के लिए। अब धीरे धीरे होंगे तो फिर जो अवधि लंबी अवधि की जो फसलें होती है, जो 6-6, 8-8 महीने में पकती हैं, उनके लिए उपयुक्त होती है। पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। फिर लंबी अवधि के पौधों के लिए उपयुक्त, लंबी अवधि के पौधों के लिए क्या होंगे, ये उपयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर है पोटेशियम युक्त उर्वरक। हमने नाइट्रोजन फास्फोरस ले लिया, अब अगला तीसरा अपन पोटेशियम युक्त उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट। पोटेशियम युक्त उर्वरक नाम से पता चल रहा है ऐसे उर्वरक जिसमें क्या होंगे, पोटेशियम पाया जाएगा। ठीक है,
पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरक में क्या होता है, देखिए पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक सी, पोटेशियम युक्त उर्वरक, अर्थात पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक, पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक। पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक कौन कौन से हैं, देखिए एक तो क्लोराइड युक्त उर्वरक, ठीक है, और एक होते हैं क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक, ठीक है। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक, ठीक है, एक तो क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक और एक क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक। एक होता है क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक, क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक, जिसमें पोटेशियम के साथ साथ क्या होगा, क्लोराइड भी पाई जाती है। इनमें क्लोराइड पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या, इनमें क्लोराइड पाया जाता है, इनमें क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। जैसे म्यूरेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे क्या कहते हैं अपन नॉर्मल भाषा में, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड अपन कहते हैं। फिर ये गन्ना, आलू, तंबाकू फसलों में उपयोग नहीं करते। इनका उपयोग अपन गन्ना, आलू, तंबाकू की फसलों में उपयोग नहीं करते। गन्ना, आलू, तंबाकू की फसलों में इनका उपयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? तंबाकू की फसलों में इनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें क्लोराइड पाया जाता है। इनमें क्या होगा, क्लोराइड रहित है तो इनमें क्लोराइड नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोराइड नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोराइड नहीं पाया जाता है। जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, क्या कहते हैं इसको, K2SO4। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट, K2NO3, इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जैसे KNO3,
पोटेशियम नाइट्रेट। ये होता है हमारे उर्वरक का वर्गीकरण। आगे और देखिए, मृदा के प्रभाव के आधार पर हमने फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन के आधार पर उर्वरक पढ़े। अब पढ़ेंगे अपन मृदा पर प्रभाव के आधार पर। देखिए उर्वरक, अब अपन खेतों में अगर उर्वरक डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव मिट्टी पर छोड़ते ही हैं, ठीक है। वो प्रभाव कैसे हो सकते हैं, ठीक है। वो प्रभाव या तो अम्लीय होंगे, अर्थात जो मिट्टी की पीएच को कम कर दे, अम्लीय बना दे, ठीक है, वो तो होंगे क्या, अम्लीय उर्वरक। और क्षारीय उर्वरक जो मिट्टी की पीएच को क्या करते हैं, बढ़ा दे, ठीक है, बढ़ाते हैं, वो क्षारीय उर्वरक कहलाते हैं, ठीक है। अब किसी मिट्टी में अगर अम्लीय, अब आप मुझे बताइए, अगर किसी मिट्टी में अम्लीय, कोई मिट्टी में अम्लीय गुण है, ठीक है, कोई मिट्टी में अम्लीय गुण है, तो हमें वहां पर कौन से उर्वरक उपयोग में लेने चाहिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर क्षारीय अम्लीय मृदा हो तो कौन से उर्वरक हमें काम में लेने चाहिए, क्षारीय उर्वरक काम में लेने चाहिए। और अगर मृदा क्षारीय गुणों वाली हो तो उसमें अम्लीय उर्वरक काम में लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्लीय मृदा में अगर क्षारीय उर्वरक मिलाएंगे तो क्षारीय जो गुण है वो अम्लीयता को निष्क्रिय कर देंगे, जिससे अम्लीयता दूर होगी, ठीक है। क्षारीय मृदा में अगर अम्लीय उर्वरक मिलाएंगे तो क्या होगा कि वह मिट्टी की जो क्षारीयता को कम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे, तो इनका उपयोग कैसे किया जाता है, मृदा की पीएच के आधार पर। इसीलिए इस वर्गीकरण को मृदा पर प्रभाव के आधार पर उर्वरक कहा गया है, ठीक है। जैसे एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट लें, ठीक है। ये जो अम्लीयता, अम्लीय उर्वरक और क्षारीय उर्वरक, उसके बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने जो भी पढ़ा है, जैसे पोषक तत्वों की सांद्रता के आधार पर उर्वरक, भौतिक अवस्था के आधार पर भी पढ़ा, और फिर अपन ने पोषक तत्वों की उपलब्धता के, उपस्थिति या उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें नाइट्रोजन युक्त फास्फोरस उर्वरक पढ़े, पोटेशियम युक्त उर्वरक अभी पढ़े, और उससे पहले अपन ने फास्फोरस युक्त उर्वरक पढ़े हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और कंटिन्यू रखेंगे इस अध्याय को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, ठीक है। अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत कोरोना कंट्रोल में आया है उसको वापस बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।